तो स्वागत है आप। हाँ जी, तो स्वागत है आपका उस बोनस लेक्चर में जिसके लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये बोनस लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि डे 1 से लेकर डे 10 तक हमने क्या क्या कवर किया है। तो मैं आपको बताते हुए बड़ी खुश हूँ कि हमने डे 1 से लेकर डे 10 तक में हमने पूरा ब्रिटिश लिटरेचर कवर कर लिया है। आज हम उसमें PYQ ड्रिल भी करेंगे और फुल टाइमलाइन मास्टरी भी करेंगे। इस 2.5 घंटे को देख के डरो मत, इतना लोड नहीं लेना है क्योंकि ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, मुश्किल से आधे घंटे का होगा, है ना। क्योंकि हम एक क्विक रिकैप कर रहे हैं अपनी साइकिल 1 का, यानी कि 50 में से जो 10 दिन हमने सक्सेसफुली कंसिस्टेंटली हमने कवर कर लिए हैं, तो उसका बस हम जश्न मना रहे हैं। अच्छा, कैसा लगता है ना जब आपसे कहा को वो सुनने को ना मिले जो सुनने की आपकी आदत हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये बताते हुए मैं बहुत खुश हूँ, है ना, ऐसे करके बोला मैंने, ना कि ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो जब हमारे शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर इधर होता है तब हमारा दिमाग घूम जाता है कि नहीं, आपको तो ऐसा बोलना था, आपको तो ऐसा बोलना था। तो बेटा, मतलब वही निकल रहा था, हमने बस बोल अलग ढंग से दिया है ना। ये नहीं थी आपके काम की बात। काम की बात जो आपकी है वो ये है कि आज जो मैं आपका पूरा रिवीजन कराने वाली हूँ ब्रिटिश लिटरेचर का, जो हमने पढ़ी थी, वो हम मास्टर करने वाले हैं अपने मास्टर सीरीज़ में। साइकिल 1 कंप्लीट होने की खुशी में मैं आपके लिए ये बोनस लेक्चर लेके आई हूँ। ठीक ऐसे ही हम साइकिल 22 बोनस लेक्चर करते जाएंगे, जिससे आपको एक जस्ट मिलता रहे और एक तरह से एक दिन का आराम मिल सके, रिलैक्सेशन मिल सके, टू एब्जॉर्व द कंटेंट जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है ना। चलिए, इसके साथ में अगर मैं बात करूं कि ब्रिटिश लिटरेचर में जैसे हमने अलग अलग एरियाज देखी, और जैसा कि मैंने आपके हर लेक्चर में ये वाली PDF तो दिखाई ही है। PDF दिखाने का मतलब है ये वाली टेबल तो मैंने आपको हर एक लेक्चर पे दिखाई है। आया या टाइमलाइन। हाँ, हम ब्रिटिश लिटरेचर की जो कंप्लीट क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको वहाँ पोस्ट मॉडर्निज्म ना दिखे तो आप मेरे से ये सवाल मत करिएगा मैम आपने पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं करा, क्योंकि वो मैंने कल ही कराया है। जस्ट वो मैं बता दूंगी, जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं बता दूंगी, है ना। तो दिल थाम के बैठिए, कॉपी पेन उठा के बैठिए और साथ में एक बॉटल पानी की रख कर बैठिए, है ना। और शुरू करते हैं आज की कंप्लीट क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन का रिवीजन। जैसे कि एंग्लो सेक्शन एज में हमने देखा ओल्ड इंग्लिश वाली एज, जिसमें पे वुल्फ था, है ना, ओल्ड इंग्लिश वाला। फिर मिडिल इंग्लिश में हमने चौसर देखा, कैंटरबरी टेल्स देखा। अब जिसने आज तक चौसर का नाम सुना ही नहीं, जो पहली बार सुन रहा है, जो विवुल्फ का नाम पहली बार सुन रहा है, तो मैं आपको बता दूं श्रीमान श्रीमती है ना, श्री बिटिया, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको पहली बात फाउंडेशन सीरीज़ की ज़रूरत है, जो फ्री है। इट्स नॉट अ प्रमोशनल थिंग, जो कि फ्री है। आप उसकी प्लेलिस्ट में देख लो, या उतने लेवल का आता है तो आप मास्टर सीरीज़ का डे 1 से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके ओके, हम डे 10 पे हैं तो हम डे 10 की ही बात करेंगे। हम यही जानेंगे कि डे 10 में हमें क्या क्या जानना है, और हमने डे 1 से डे 10 तक क्या क्या पढ़ लिया है, और क्या क्या हमें बिल्कुल ऐसा गांठ बांध के याद रखना है ना। तो एंग्लो सेक्शन पीरियड हमने देखा, मिडिल इंग्लिश पीरियड देखा, एलिजाबेथन एज देखी, न्यू क्लासिकल देखी, इसी के बीच में मेटाफिजिकल भी देख ली थी, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, सब देख लिया था, है ना। ये एक मास्टर टेबल आपको दी गई थी जिसमें आपको रोज़ बताया जा रहा था कि बेटा आज हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ऐसे करके मैं बता रही थी ना। अच्छा लग रहा था ना, अच्छा लगेगा ही, क्योंकि अच्छी चीज़ें बता रही थी मैं, है ना। जिनको नहीं मालूम उनको भी पता लग जाएगा कि मैंने क्या क्या बताया हुआ है। तो मैंने ये बताया था कि जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अब आपको यही इंतज़ार था ना कि मैं बोलूँगी तो मैंने बताया था ब्रिटिश लिटरेचर, नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इससे जुड़ जाओ, कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई कर लो, वरना डांट लगेगी। डांट कौन लगाएगा? मैं ही लगाऊंगी, ठीक। ब्रिटिश लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटिश लिटरेचर में मैंने आपको एक टाइमलाइन दी थी, जो अभी टेबल दिखाई थी ना, वैसे ही मैंने आपको टाइमलाइन वाइज चीज़ें करा रही थी। तो फिर से मैं वही एक एग्ज़ाम रेडी क्रोनोलॉजिकल मैप लेके आई हूँ, और
बर्न दिस इनटू योर मेमोरी, ठीक है, क्योंकि ये इसका सीक्वेंस, इसके पीरियड में क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्रॉस पीरियड कंपैरिजन, सारी चीज़ें यूजीसी ऐसे निचोड़ निचोड़ के पूछता है, बार बार पूछता है। तो अगर आप किसी भ्रम में बैठे हुए हैं कि यूजीसी हमारे टाइम पे ये नहीं पूछेगा, तो ऐसा नहीं होगा। वेटेज कम हो सकता है आपकी, अगर आप सोचेंगे ये तो बहुत कम आया, वेटेज कम हो सकता है, बट इतना कम नहीं होगा कि आपको बिना ये पढ़े काम चल जाए। इसलिए पढ़ना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर इज़ द कोर ऑफ सिलेबस, और ये ही अकेला आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिलाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानते हुए अगर हम बात करें तो हम शुरुआत करते हैं रेनेसांस एज से, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो हम थोड़ी सी चीज़ें स्पीड में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको चीज़ें समझाने के साथ साथ एक बार रिकैप करा रहे हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है और क्या क्या आपको बिल्कुल ऐसे बार बार रिवाइज करना है, समझ रहे हो। डे 1 से डे 10 तक हमने जो जो चीज़ें की हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे कि डे 1 पे हमने एलिजाबेथ एज की थी, जो हमारा गोल्डन पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का। इसमें हम रेनेसांस देखते हैं। रेनेसांस इज कॉल्ड द रीबर्थ, जो 1485 से 1603 तक था, वो हमारा था, जहाँ पे ह्यूमनिज्म रिप्लेसेस द मीडिएवल स्कॉलिस्टिसिज्म, ठीक है, जो बहुत ही एक मीडिएवल अप्रोच चल रही थी, उसको रिप्लेस कौन कर रहा था? ह्यूमनिज्म। क्योंकि एलिजाबेथन एज में क्वीन एलिजाबेथन जो थी, उनको आर्ट का बहुत शौक था। वो मल्टीलिंगुअल थी, मतलब इतनी लैंग्वेज तो आपको भी नहीं आती है, हमें भी नहीं आती है जितनी उन्हें आती थी, वो भी उस समय पे। तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, समझ रहे हो। पानी की बोतल रखी नहीं रखी, कॉपी पेन लिया नहीं लिया, बताओ। कॉपी पेन लेना है बेटा, लेना है। क्यों लेना है कॉपी पेन? क्योंकि ये चीज़ें नोट करनी है। नोट क्यों करनी है? क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तब आपको याद आना चाहिए कि सर सिडनी जो है, इनके वर्क कौन कौन से हैं, इनके वर्क में की थीम कौन कौन सी है। ऐसे ही रिवीजन होता है, आई एम टेलिंग यू। अगर ये बात आपको अभी तक नहीं पता थी, आप किसी और दुनिया में जी रहे हैं। अब मैं एडमंड स्पेंसर की अगर बात कर रही हूँ, तो आपको वो याद होना चाहिए कि एडमंड स्पेंसर का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा फेरी क्वीन वाले एडमंड स्पेंसर, अच्छा इनका तो एक स्पेंशीरियन स्टेंजा भी होता है जो 9 लाइन्स का होती है। अब जिसको ये मालूम है वो ज़रा इसकी राइमिंग स्कीम, जो स्पेंशीरियन स्टेंजा होता है उसकी ज़रा राइमिंग स्कीम कमेंट डाउन कर दे, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब मैं आपकी तारीफ़ों के पुल बांध दूँगी कि आपकी तैयारी क्या ही चल रही है, समझ रहे हैं। चलिए, आज आपको लगेगा कि मैम इतना लाइट मूड से कैसे पढ़ा रही हैं, तो वो तो बात नहीं बताऊंगी कि क्यों मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप कैसे पढ़ने में कंफर्टेबल रहेंगे। मैं बहुत स्ट्रिक्टली भी पढ़ा सकती हूँ, मैं बहुत सीरियस रह के भी पढ़ा सकती हूँ, मैं बहुत मज़े मज़े में पढ़ा सकती हूँ। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे को बताना आपको कौन सा स्टाइल वाला अच्छा लग रहा है, उस स्टाइल में हम कर लेंगे। हमको कौन सी दिक्कत है, हम तो सारे स्टाइल से कर लेते हैं। आपको समझ आना चाहिए, हमारी मेन प्रायोरिटी वही है। तो एलिजाबेथन एज में जो मैं रेनेसांस पीरियड की बात कर रही थी, उसमें मैं कह रही थी कि क्वीन एलिजाबेथ जो इतनी शौकीन, मतलब वो अपनी जो सभा लगाती थी उसमें आर्टिस्ट को पेट्रोनाइज करती थी, मतलब बढ़ावा देती थी उनके आर्ट को, उनको कुछ ना कुछ इन रिटर्न भी देती थी कि भाई इसको चालू रखो चालू रखो चालू रखो, समझ रहे हो। तो क्वीन एलिजाबेथ एक कल्चरल पैट्रन की तरह हमें देखने को मिल रही थी। और जो जो हाईलाइट कर रही हूँ वो तो तुरंत लिख लेना, ठीक है। और जो चीज़ 4 बार बोल दूँ वो तो समझ लेना कि बस यही आपको दिख ही जाएगी। क्योंकि बात ये है कि जो हमारे नोट्स होते हैं, है ना, वो इतना PYQ फोकस्ड होते हैं कि आपको फालतू थ्योरी नहीं दिखेगी। आपको सिर्फ वही मेन चीज़ें दिखेंगी जो आपको जानने की ज़रूरत है और जो आपको PYQs में डायरेक्ट दिखती है। इसलिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको स्कॉलर बनना है, रिसर्च करनी है, मतलब समझ रहे हो, मतलब बहुत डीप टाइप ज्ञानी ज्ञाता बनना है, तो आपके लिए ये नोट्स तो बहुत तुच्छ हैं, है ना। रिसर्च का तो कोई एंड ही नहीं है, आप किसी भी चीज़ के बारे में कितना भी जानते रह जाएं, है ना। बट आप अगर 3 महीने में, 4 महीने में
या ये जैसे मेरी सीरीज़ 50 दिन की चल रही है और फाउंडेशन सीरीज़ अगर मैं जोड़ दूँ तो वो आप मान सकते हैं 20 दिन की वो थी, है ना। 70 दिन में ओवरऑल अराउंड अगर मैं मान लूँ, अगर आप 100 दिन में तैयारी करना चाह रहे हैं एक एग्ज़ाम की, तो 100 दिन समझ रहे हो ना कितने होते हैं, इतना तो हिसाब आता होगा भाई साहब। हाँ, तो 100 दिन में अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वो ज्ञाता बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो चीज़ जानने की ज़रूरत है जो आपके एग्ज़ाम में आ रही है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। चलो, इसी बात पे रेनेसांस में हमने जान लिया कि क्वीन एलिजाबेथ थी जिनको आर्ट बहुत पसंद थी, जो आर्ट को बहुत ज़्यादा पेट्रोनाइज करती थी, बढ़ावा देती थी। और इसमें क्या था कि जो ह्यूमनिज्म था, ह्यूमनिज्म रिप्लेसेस द मीडिएवल स्कॉलिस्टिज्म। ठीक, इसमें मुझे और क्या क्या देखने को मिल रहा था, एक्सप्लोरेशन, इंडिविजुअलिज्म और क्लासिकल रिवाइवल डिफाइन द एरा। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, कैसे लोग हर चीज़ को फील करके लिख रहे थे। फील नहीं, फील मतलब एक उस नज़र से देख रहे थे कि हाँ, लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे थे। समझे, ये जो मैंने हर एज का आपको एसेंस यहाँ दिखाया है, क्यों दिखाया है, इसीलिए दिखाया है। यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि ह्यूमन पोटेंशियल इज़ लिमिटलेस, तो वो लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि रेनेसांस पीरियड आ गया था और रेनेसांस इज़ लाइक रीबर्थ। ठीक, इसमें कौन कौन सी की फिगर आपको याद रखनी है, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस वेट, सोनेट फॉर्म, पेस्टोरल पोइट्री, रिवेंज ट्रेजेडी। इतनी चीज़ें तो याद ही रखनी है। इतनी चीज़ें याद रखने का मतलब है कि मैंने जैसे बताया कि अगर मैं एडमंड स्पेंसर कह रही हूँ तो आपको वो याद आ जाना चाहिए किससे एसोसिएटेड है, क्योंकि इतना डेप्थ में मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं डे 1 से लेकर डे 10 तक। ठीक, आपकी डेप्थ बढ़ती ही जा रही है, कम कहीं पे नहीं है। ठीक, तो इन सब के बारे में अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो डे 1 से बेटा अभी भी चालू कर दो, टाइम है तुम्हारे पास। ठीक, अब जिनके गले से ये बात नहीं उतर रही है कि मैम इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, तो लो बेटा पानी पियो पहले तो। और पानी पे देखो लिखा गया है, देखो आ गया, अब खुश हो जाओ। मेरे पे बहुत सारे क्यूट क्यूट चीज़ें हैं। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ कि इतना पानी पी लिया ना, दिखाया ना मैंने कि अब खुश हो जाओ। क्यों खुश हो जाओ, क्योंकि उतना सारा नहीं है, उतना सारा नहीं है। क्यों मैम, कितना सारा है, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कितना सारा है। जैसे मैंने आपको डे 1 में एलिजाबेथन एज पढ़ाई, तो एलिजाबेथन एज में पढ़ाने पे मैंने आपको इसकी जो भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था वो बताया, उसके साथ में जितनी आपको कैरेक्टरिस्टिक जाननी चाहिए थी वो बताई, लिटरेरी फॉर्म्स जो थी वो बताई। उसके बाद सोनेट ट्रेडिशन, ये हर दिन का नहीं दिखाऊंगी मैं, पहले दिन में बस जो बच्चे नए हैं उनको एक अंदाज़ा देना चाहती हूँ कि हम इतने डिटेल में चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और पढ़ाए हुए हैं। मतलब ये आपको नहीं मालूम होगा, मुझे लगता है कि पेट्रार्क सोनेट कौन लाए, है ना। ये देखो, समझ रहे हो, ये इतनी डिटेल। आप तो वही सोनेट आपने जान लिया तो आपको लगता है कि पता नहीं लाया होगा कोई, हमें क्या मतलब। बट एग्ज़ाम में जब आ जाता है तो सारे मतलब पता लग जाते हैं। एग्ज़ाम ट्रैप कि कहाँ आप फंस सकते हो, सारी चीज़ें। मेजर राइटर्स, अब जैसे मैंने यहाँ पे एडमंड स्पेंसर बोला तो इसमें 1552 टू 1559 इनकी की डेट याद कर लो, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने में आ जाती है तो आपको की डेट तो पता ही होनी चाहिए की राइटर्स की, है ना। की वर्क्स ये हो गए, उसका सिग्निफिकेंस हो गया। स्पेंशेरियन स्टेंजा 9 लाइन दिख गया। बस ऐसे करके जो जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं उतना उतना पढ़ लो। बताओ ये ज़्यादा है, बताओ ये ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि हम बहुत ज़्यादा थ्योरी ओरिएंटेड नहीं है, हम PYQ फोकस्ड है। हमने वो हाई वेटेज चीज़ें निकाली हैं जिनमें मोस्टली क्वेश्चंस बन रहे हैं। किसी दिन अगर आपको वो पूरी एनालिसिस चाहिए कि मैम आपने कितनी रिसर्च की है, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम, आई विल शेयर। ठीक, ये देखो सारे राइटर्स, जैसे मैंने क्रिस्टोफर मार्लो बोला तो इनकी डेट, टेम्बरलिन, डॉक्टर फॉस्टिस, एडवर्ड सेकेंड, हीरो एंड लिएंडर, इतना याद रखना है। ये कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। अभी इतनी बात तो आप जानना चाहोगे ही ना कि फादर कौन है इंग्लिश ट्रेजेडी का, इतनी बात तो पता ही होना चाहिए बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट।
थॉमस किड का द स्पेनिश ट्रेजेडी, द मोस्ट फेमस वन, द मोस्ट आस्क्ड वन, ये तो पता ही होना चाहिए, है ना। समझ गए कैसे चीज़ें करनी है। चलो अब बार बार नहीं बताऊंगी, अब हम स्पीड पकड़ने वाले हैं। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? चलिए, रेनेसांस हमने देख लिया, शेक्सपियर एरा हमने देख ली। शेक्सपियर एरा अभी कहाँ देखी मैम? दिखा रही हूँ मैं, दिखा रही हूँ, देखो 1564 से 1616 तक है शेक्सपियर एरा, जिसमें पीक एलिजाबेथन एज है और ये ग्रेटेस्ट लिटरेरी आउटपुट है इंग्लिश हिस्ट्री में। इसमें 4 जॉनरास हमें देखने को मिले हैं, कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़, हिस्ट्रीज, रोमांसेस, ये 4 हमें देखने को मिले हैं और सारे थिएट्रिकल कन्वेंशंस को मास्टर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया कि क्वीन एलिजाबेथ बहुत ही शौकीन थी, है ना, तो इनके टाइम में क्या हुआ, थिएटर भी शुरू हुए, समझे। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। अब शेक्सपियर की बात हो रही है, सोचो शेक्सपियर की बात हो रही है, नाम में क्या रखा है, उनकी बात हो रही है, तो इनके जो 4 मेजर वर्क हैं उनको तो दया करके इन पे पढ़ लो, इन्हीं पे दया कर दो, समझ रहे हो। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द टेम्पेस्ट जो एक रोमांस है, और 154 सॉनेट्स। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि शेक्सपियर ने केवल लव पोएम्स लिखी हैं या शेक्सपियर ने केवल ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, तो बेटा आप गलत हैं। आप डे 2 के लेक्चर में जाएंगे, आपको सारी आंखें खुल जाएंगी कि क्या क्या है। द मैन, द मिथ, ओके। 1600 से 1660 तक हमने देखी मेटाफिजिकल एज, जिसको आप जैकोबियन पीरियड भी कहते हैं, जिसमें हमने देखा था कि रिएक्शन अगेन पेट्रार्कन स्वीटनेस था। इसमें हम मेटाफिजिकल कॉन्सीट का यूज़ कर रहे थे। कॉन्सीट क्या होता है? एक्सटेंडेड इंटेलेक्चुअल मेटाफर, जिसमें हम फिलोसफिकल डेप्थ तो देख रहे थे लेकिन सरप्राइजिंग इमेजरी भी थी हमारी, और जहाँ पे साइंस स्पिरिचुअलिटी से मिल रही थी। इसमें हमें देखने को मिल रहे थे जॉन डर्न, जिनका कॉन्सीट पैराडॉक्स हमें देखने को मिला, जॉर्ज हर्बर्ट, जिनकी शेप्ड पोएम एंड्रू मार्वेल टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। ये मैंने आपसे कहा था, ये नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, अभी भी नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना, ठीक है। हेनरी वोगन, जिनका मिस्टिसिज्म हमको देखने को मिला, और डॉक्टर जॉनसन ने कॉइन किया था वर्ड मेटाफिजिकल। अब आप सोचो कि मैम यहाँ पे आप इसमें बहुत डिटेल में नहीं बता रही हैं, डिटेल में नहीं बता रही हैं, तो बेटा मैं डिटेल में नहीं, मैं आपका क्विक रिवीजन कराने आई हूँ, कि ये बताने आई हूँ कि जिन बच्चों को अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि उनने कितना ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली, उनको बताने आई हूँ कि 10 दिन में हमने मेजर पोर्शन कवर कर लिया है, और कैसे कर लिया है वो सारी चीज़ें हैं, और उसमें क्या क्या याद रखना है, क्या क्या बिल्कुल गांठ बांध के याद ही रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो बच्चे नए हैं उनको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि डे 1 से डे 10 में हुआ क्या क्या है। इन केस वो अगर चाहते हैं अपना कुछ उद्धार करना तो वो डे 1 से देख सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, यू नो। चलो, अगली चीज़ हमने पढ़ी थी रेस्टोरेशन एज, जो हमारी 1660 से 1700 तक। अच्छा ये बताओ, अभी तक टाइमलाइन क्लियर हो रही है कि नहीं? अभी तक समझ आ रहा है कि कहानी कहाँ से चली, कहाँ पहुँची? एलिजाबेथन एज 1485 से 1603 तक, फिर उसी के बीच में, उसी वाली एज के बीच में शेक्सपियर आ गए हमारे 1564 से 1616 तक। फिर क्योंकि ये 1603 ये ख़त्म हो रही थी, ये शुरू हो रही थी, तो 1600 से 1660 तक हमारी मेटाफिजिकल एज आ गई। फिर हमारी रेस्टोरेशन एज आ गई, है ना, जहाँ पे चार्ल्स सेकंड जो थे वो रेस्टोर्ड हो गए। अब आप कहोगे चार्ल्स सेकंड कैसे रेस्टोर्ड हो गए मैम? तो वही तो कहानी है, वही तो डेप्थनेस है जो आपको देखनी है डे वाइज। क्यों लिए हैं मैंने वन शॉर्ट लेक्चर? ये खासियत है, मतलब हर एक एज का आपको एक लेक्चर मिलेगा और आपकी चीज़ें क्लियर। आपको भटकना ही नहीं है कि मैम आधा इनका देख लें, आधा इनका देख लें, आधा इनका देख लें, आधा इनका देख लें, पूरा किसी का करना ही नहीं है ना। अब टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं 4-4 घंटा एक एज पे लगा रही हूँ, नहीं भाई। काम की चीज़ पढ़ो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ो, अपना दिमाग खोल के पढ़ो, और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज़ करते रहो, रिवाइज़ करते रहो। जितना ज़्यादा रिवाइज़ कर लोगे उतना ज़्यादा भला होगा आपका, ठीक है। रेस्टोरेशन एज की अगर मैं बात करूँ तो ये इसमें चार्ल्स सेकंड रिस्टोर्ड, थिएटर्स रीओपन हो गए थे। तो मैम बंद कब हुए थे? बीच में बंद हो गए थे। बीच में जो प्रीशियंस का रूल आया था वो कब आया था भाई? ये इससे पहले आया था, उसमें बंद हो गए थे, एलिजाबेथन एज में शुरू हुए, ठीक है। शेक्सपियर के टाइम में चलते रहे। शेक्सपियर का थिएटर का नाम बताओ, शेक्सपियर ने कौन सा थिएटर खोला था? जल्दी बताओ, पढ़ाया है मैंने, जल्दी कमेंट डाउन करो।
जिनसे उनको पता लग जाए, जो ज़रा शर्मा के बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे कि कथा चल रही है, अभी प्रसाद मिलेगा, तो ज़रा उनकी आंखें खोल के कमेंट डाउन कर दो, उन्हें पता लग जाए कि शेक्सपियर का कौन सा थिएटर था। ठीक, जो थिएटर्स बंद हुए थे वो वापस से खुल गए रेस्टोरेशन एज में, और इसमें हमें देखने को मिली कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो डोमिनेट कर रही थी, जो विटी थी, सटायरिकल थी, और पोर्ट्रेट्स ऑफ एलाइट सोसाइटी। इसमें हमें जॉन ड्राइडन, जॉन मिल्टन, विलियम कॉनग्रीव देखने को मिले, और इसके साथ हमें हीरोइक कपलेट्स भी देखने को मिले। कपलेट्स मालूम है, दो लाइन वाली, 2 लाइनर्स, है ना, यूनिट। चलो, हीरोइक कपलेट हमें देखने को मिले। उसके बाद हमने देखा 1700 से 1750 तक। देखो इसके जस्ट बाद नहीं दिखा देती हूँ, चिंता मत करो। 1700 से 1750 तक हमने देखा अगस्तन एज, जो नियो क्लासिसिज्म था, और इसमें हमें रीज़न, ऑर्डर, डेकोरम, ये सारी चीज़ें आ गई। इसमें जो इंसान अपना अच्छा भला चीज़ें फील कर रहा था मेटाफिजिकल में, और वो रेस्टोरेशन एज में आके थोड़ा सा सटायर करने लगा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखने लगा। फिर अगस्तन एज आते आते, नियो क्लासिसिज्म आते आते वो रीज़न पे पहुंच गए कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऑर्डर पे पहुंच गए, डेकोरम पे पहुंच गए, इतने सारे रूल्स बना दिए कि पूछो मत, है ना। ऑन रोमन अगस्तन राइटर्स, जो पुराने क्लासिकल राइटर्स थे उनको मॉडल की तरह मानने लगे। तभी है क्या नियो क्लासिज्म, जो क्लासिकल राइटर्स थे उनकी जैसे एक नई एज आना, मतलब नियो क्लासिज्म। सटायर थ्राइव्स द एज ऑफ पोप एंड स्विफ्ट। यहाँ आपको अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट बहुत देखने को मिलेंगे, और इनका को याद रखना है। रेप ऑफ द लॉक और गुलिवर ट्रैवल नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ लेना, तैयारी होती रहेगी, पर पहले ये पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत आते हैं। और गुलिवर ट्रैवल में बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक इसमें बहुत जगह पे जा रहे थे ना, लिलीपुट में गए थे, ब्रॉडिंगबैंक में गए थे, तो हर एक जहाँ जहाँ पे गए हैं वो क्या क्या सिंबलाइज कर रही है, उसका जो सिंबलिज्म है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, वो आपको पढ़नी है। हीरोइक कपलेट का रूल है था ऐसे फॉर्म इमर्जेस, ऐसे फॉर्म भी यहाँ तक आने लगी थी। फिर रोमांटिक एज आई हमारी 1750 से 1820 तक, जिसमें हमने देखा कि इमोशन ओवर रीज़न, इन्हें का बहुत रीज़न हो गया, बहुत रूल हो गया, अब हम अपना इमोशन रखेंगे। क्या मतलब हम अपने दिल की बात ही ना रखें, है ना। तो वो दिल की बात रखने वाली एज आ गई जहाँ लोग नेचर एज ए स्पिरिचुअल फोर्स मानने लगे, इंडिविजुअल इमेजिनेशन सेलिब्रेट की जाने लगी। यहाँ पे 2 जनरेशन्स देखने को मिली, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। फर्स्ट जनरेशन में हमें ब्लेक, बर्न्स, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ देखने को मिले, और सेकंड जनरेशन में हमें कीट्स, शेली, बायरन देखने को मिले। और जो बच्चे मेरे से पढ़ते आए हैं या जो कंसिस्टेंट हैं, है ना, वो मेरे को एक बार ये बताते कि रेस्टोरेशन एज में हमें कितनी फेज देखने को मिले थे, कितने फेजेस देखने को मिले थे हमें रेस्टोरेशन एज में, बता दो जल्दी जल्दी बताओ। और न्यू क्लासेस में ये जो होरस थे, इनका क्या कहना था, इनका प्रिंसिपल क्या था, जल्दी जो सवाल पूछती जा रही है वो आंसर करते जाओ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कुछ जो बच्चे हैं उनका भी भला हो जाएगा, और आप वो भला करने वाले आदमी बन जाएंगे, तो आपको भी आशीर्वाद मिल जाएगा हमारी तरफ से, ठीक है। विक्टोरियन एज के, हाँ, रोमांटिक एज जैसे हमने कहा कि इसमें 2 जनरेशन्स थी, एक फर्स्ट जनरेशन, एक सेकेंड जनरेशन, जिसमें अलग अलग पोएट थे और अलग अलग तरीका था इनका लिखने का। वर्ड्सवर्थ हो गए, कॉलरिज हो गए, कीट्स हो गए, शेली हो गए, बायरन हो गए, लिरिकल बैलेट्स जो हमें देखने को मिले थे, ये सारी चीज़ें, ये मतलब मैं जस्टिस नहीं कर रही हूँ अगर मैं रोमांटिक एज आपको 2 मिनट में या 1 मिनट में ऐसे पढ़ा के छोड़ दे रही हूँ। वो बात अलग है कि मैं अभी आपको बस एक जिस्ट दे रही हूँ, है ना, बट मेरे को ही नहीं अच्छा लग रहा है कि बताओ इतनी जल्दी बता दिया, अभी तो इसमें इतना सारा बताना था, इतना सारा बताना था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे को भी तसल्ली रहेगी कि बच्चे को पूरी बात मालूम है, तो अगर अभी तक नहीं देखा देख लेना, ठीक। क्योंकि तैयारी कर रहे हो तो कायदे से करो यार, खेल थोड़ी है कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मन किया तो ये पढ़ लिया, मन किया तो वो पढ़ लिया, कोई मतलब नहीं है। सीक्वेंस में पढ़ो, ऑर्डर में पढ़ो, जहाँ जो चीज़ कायदे से पढ़ाई जा रही है वहाँ पढ़ो, ऐसा नहीं है कि मेरे से ही पढ़ो, जहाँ जो चीज़ आपको कायदे की लग रही है वहाँ से पढ़ो। बस आपको समझ आनी चाहिए, वो एसेंस आना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लेके बैठे हुए हैं, है ना, इतने बड़े बड़े वर्ड्स लेके बैठे हुए हैं कि खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है ना।
बस वो बड़े बड़े मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट पता है नहीं, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, एलिगरी पता है नहीं। बताओ, एलिगरी पता है आपको? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो दिक्कत वाली बात है। और ये सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में बता रही हूँ, हर एक लेक्चर में बता रही हूँ, सारे कीवर्ड्स बता रही हूँ। तो अगर कोई इंसान बता रहा है तो जान लो, समझ लो। विक्टोरियन एज, ये मत के नाम मैम आप तो हंसी मजाक से डांटने लग गए। तो अगर हंसी मजाक मैं करूँगी, समझाऊँगी मैं, तो डांटूँगी भी तो मैं ही। ऐसे ही तो होता है। विक्टोरियन एज की बात करें तो ये 1830 से 1901 तक हमने देखी, जहाँ सोशल रियलिज्म, मॉरल अर्नेस्टनेस, इंडस्ट्रियल क्रिटिक, एक तो पता नहीं क्या हो जाता है मेरी जीव में, कोई बात नहीं, आप तो समझ गए हैं, इतना तो जान ही गए हैं मुझे। द नॉवल बिकेम्स डोमिनेंट और सीरियलिज्म एज अ पब्लिशिंग मोड, डिकेंस डिफाइन द एरा। इसमें डिकेंस का मेजर रोल है। और यहाँ पे जो नॉवेल्स हैं विक्टोरियन नॉवल, ये बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। ये काम की बात है। विक्टोरियन नॉवल का पूरा एक अलग से लेक्चर लिया था जिसमें मैंने सारी खासियत बताई थी, ठीक है। डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट, ब्लीक हाउस बिल्कुल नहीं भूलना है। थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द डे अर्बिल नहीं भूलना है। जॉर्ज इलियट का मिडल मार्च, टेनिसन का इन मेमोरिया और ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं भूलना है। फिर हमारी आती है लेट विक्टोरियन ट्रांजिशन, जो 1890 से 1910 तक थी, जहाँ पे हमें एस्थेटिसिज्म, वही एस्थेटिक जो आप स्टोरीज लगाते हैं, एस्थेटिक समझ, काइंड ऑफ डेकेडेंस और एस्थेटिज्म हमको देखने को मिला। मतलब आर्ट फॉर आर्ट सेक, अर्ली मॉडर्निस्ट सीड्स थे, मतलब यहाँ लेट विक्टोरियन पीरियड से ट्रांजिशन होने लगा था मॉडर्निज्म की तरफ, है ना। जो इसमें ड्रामा था वो डोमिनेट किया जा रहा था वेल्डे के द्वारा, और हार्डी और जेम्स जो थे वो ब्रिज थे रियलिज्म और मॉडर्निज्म के बीच में, ठीक। ऑस्कर विल्डे, जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट पढ़ लेना। हेनरी जेम्स का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रिकर्सर जान लेना। वॉल्टर पेटर का एस्थेटिक मूवमेंट। ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। ये मत सोचना कि अब आपको कहीं रिसर्च मारनी पड़ेगी, मैंने तो पढ़ाई हैं। रिसर्च इतनी मारनी पड़ेगी कि जब एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, अगर आप चैनल खोल के देखोगे तो उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। मॉडर्निज्म का पीरियड हमारा आ गया था, जिसमें हम जान रहे थे जो 1910 से 1945 तक का पीरियड था, वो मॉडर्निज्म में इनका कहना था कि जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉर्म मिरर्स फ्रेगमेंटेड पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कॉन्शियसनेस, इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल रही थी, फ्री वर्स देखने को मिल रहा था, एंटी ह्यूरिज्म, और एक अर्जा पाउंड का ये कहना था कि मेक इट न्यू, पुरानी चीज़ पुरानी है, ट्रेडिशन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के कोई नई चीज़ बनाओ। तो टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि वेस्टलैंड के कितने सेक्शंस हैं, हर सेक्शन कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। अब जिन बच्चों को आता है, जिनको लग रहा है ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, वो मुझे ज़रा ये बता दें कि वेस्टलैंड में एक सेक्शन में ऐसी क्या साउंड है जो किसी उपनिषद से ली गई है। तो पहले वो साउंड का नाम बता दो और उस उपनिषद का नाम बता दो, इतनी बात बता दो, है ना। वर्जीनिया वुल्फ का जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, या आप इनको एज अ फेमिनिस्ट राइटर भी जब देखेंगे, या रूम ऑफ वंस ओन है, मिसेस डाल्बो है, या फिर आप टू द लाइट हाउस देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि कितनी बारीकी से इन्होंने टाइम को यूज़ किया है ना, टाइम को कैसे दिखाया है। जेम्स जॉयस का अल्सस है, डी.एच. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स हैं, इमेजेस से कौन रिलेटेड है, अर्जा पाउंड, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से कौन रिलेटेड है, वर्जीनिया वुल्फ। फिर हमारे पास आता है पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड, यानी कि कंटेम्प्रेरी पीरियड 1945 से प्रेजेंट तक का, जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मेटाफिक्शन, मैजिक रियलिज्म, एंटी ग्रैंड नैरेटिव, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जहाँ पे वेटिंग फॉर गॉडेट था, है ना, सैमुअल बेकेट का एंग्री यंग मैन मूवमेंट, और पोस्ट कॉलोनियल ब्रिटिश राइटिंग। इसमें क्या हो रहा था कि जैसे मैं बता दूँ, पोस्ट मॉडर्निज्म में वो लोग कह रहे थे कि जो चीज़ पुरानी टूटी हुई है उसे टूटा रहने दो, उसमें से आर्ट निकालो, उसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मेटाफिक्शन, मैजिक रियलिज्म, ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। और सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गॉडेट, जैसे मैंने बताया, टेड ह्यूज, फिलिप लार्किन, और एंग्री यंग मैन जिसमें जॉन ऑसबॉर्न है, इनको आपको याद रखना है। ये रही हमारी साइकिल 1 की मास्टर कंपैरिजन टेबल, जो आपको दी जा रही है एज अ गिफ्ट। क्यों दी जा रही है कि अगर आपको
पढ़ने में आसानी चाहिए तो आपको इसी टाइप की टेबल काम आएंगी। इन वाली टेबल्स में क्या होता है कि आपकी एज भी है, कीनोट आइडिया भी है, डोमिनेंट फॉर्म भी है, की थिंकर भी है और एग्ज़ाम ट्रैप भी है। और क्या चाहिए एक तैयारी करने वाले बंदे को? बताओ मुझे, बताओ, यही तो चाहिए बस। ये मैंने आपको दे दिया। अब मुझे ये चाहिए कि ये आप खुद अपने हाथ से ज़रा नोट करिए, एक पन्ने पे उतारिए, जानिए, पहचानिए और इसको बार बार रिवाइज करते जाइए। गिफ्ट दोनों तरफ से चाहिए मुझे, दोनों तरफ से चाहिए। मतलब मैं अगर आपको कोई गिफ्ट दे रही हूँ तो मुझे तो भी रिटर्न गिफ्ट चाहिए। रिटर्न गिफ्ट में ये टेबल देख ली, देख ली, देख ली, चलो। मुझे गिफ्ट क्या चाहिए? मुझे गिफ्ट ये चाहिए कि पहली बात तो इसमें मॉडर्निस्ट तक है, पोस्ट मॉडर्निज्म वाली जो टेबल है वो आपको अपने हाथ से बनानी है। इतना तो काम कर ही लोगे, जब 50 चीज़ें बता दी तो एक चीज़ ऐड करने में कौन सी बात है। 1 रुपये का शगुन तो हर कोई दे देता है ना? उतना एक काम कर लेना। दूसरा, हाई यील्ड क्रिटिकल एसेज जो हमने पढ़े थे, है ना, जो एसेज पढ़े थे उनका बहुत पूछा जा रहा है कि हु रोट एक्स ऐसे, विच ऐसे प्रपोजेस वाई आइडिया, कौन सा ऐसे किसने लिखा और वो ऐसे क्या आइडिया प्रपोज कर रहा है, ये बहुत पूछा जा रहा है। इसलिए आपके लिए ये एक प्यारी सी टेबल और है, एक प्यारा सा गिफ्ट और है। और इसके साथ चिंता मत करो, रिटर्न गिफ्ट अभी मैं ले लूँगी आपसे, आपको देना पड़ेगा, दोगे कैसे नहीं। बट ये जानो क्रिटिक कौन कौन है, ऐसे वर्क कौन कौन सा है और उसका सेंट्रल आइडिया कौन कौन सा है। जिन बच्चों को नहीं मालूम मैं बताती हूँ कि ये कुछ ऐसेज हैं, जैसे डिफेंस ऑफ पोइजी है जिसमें पोइट्री टीचर्स मॉरल वर्च्यू थ्रू डिलाइट, आंसर्स प्लेटोस चार्जेस। जॉन ड्राइडन का ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी है जिसमें डिफेंड कर रहा है इंग्लिश ऐसे ड्रामा वर्सेस क्लासिकल या फ्रेंच यूजर्स डायलॉग फॉर्म। अलेक्जेंडर पोप का ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो बता रहा है कि नेचर टू एडवांटेज ट्रस्ट विट, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, नेचर रूल्स फ्रॉम क्लासिकल मॉडल्स। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और दूसरी बात बता दें, जो हम साइकिल 2 स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम फर्डिनेंड से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपको समझाते जाएंगे। उससे पहले आपको होमवर्क ये करना है कि फाउंडेशन सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है, मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 10 के 10 वीडियो देख लेने जाके, नहीं, एक बार जो एक इंटरकनेक्टिविटी वाली वीडियो है जिसमें मैंने पूरे लिटरेचर का आपको इंटरकनेक्टिविटी बताई है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश पढ़ ली, ब्रिटिश के बाद हम कुछ और पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद अगर हम कहें हम एनालिसिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम कहें तो लिंग्विस्टिक पढ़ेंगे, है ना, या स्टाइलिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वो चीज़ें हैं कि ये कनेक्ट कैसे हैं, है ना। तो ये कैसे कनेक्ट है वो उस वाली फाउंडेशन वीडियो में एक बार देख लेना, ठीक। ये सारे की राइटर्स, उनके मतलब क्रिटिक और उनका ऐसे और उनकी जो की थीम है वो आपसे डिस्कस कर ली गई है। तो ये भी आप, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज कर के देख लेंगे, क्योंकि जैसे टी.एस. इलियट इनका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं। अगर आप इन सबको जानते हैं तो आपके लिए टेबल बहुत काम की। अगर नहीं जानते तो पहले वो वीडियो कंप्लीट करो, सब समझ आ जाएगा, है ना। वर्जीनिया वुल्फ का मिस्टर वेनेट एंड मिसेस ब्राउन, अगर तो ये अटैक कर रहा है एडवर्डियन मेट्रलिस्ट पे, करेक्टर ओवर एक्सटर्नल डिटेल। अगली चीज़ अगर मैं कहूँ कि एवोल्यूशन कैसे हुआ ब्रिटिश लिटरेचर का, तो वो ऐसे हुआ कि मीडिएवल फेथ जो चल रहा था, फिलॉसफी शिफ्ट क्या हुई है उसका फ्लो जान लो एक बार। मैं कह रही पढ़ाऊँगी, मैं सब पढ़ाऊँगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कॉपी पेन साथ में रखना है, दिमाग खुला रखना है और पढ़ते जाना है। जो पूछा जा रहा है वो बताते जाना है, एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह रहना है। और आपकी बल्ले बल्ले फिलॉसफी शिफ्ट फ्लो क्या हुआ कि मीडिएवल फेथ जो हमारा चल रहा था उससे रेनेसांस ह्यूमनिज्म पे पहुँचे हम। रेनेसांस ह्यूमनिज्म इज़ रीबर्थ। वहाँ से हमें मेटाफिजिकल डाउट आया, फिर अगस्टन रीज़न आया, रोमांटिक फीलिंग कि हम विक्टोरियन रियलिज्म पे पहुँच गए और मॉडर्न फ्रेगमेंटेशन पे बात आके रुक गई। बात आके नहीं रुकी, मॉडर्न फ्रेगमेंटेशन से हम मेटाफिक्शन पे चले गए। दैट इज़ द पार्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। इतना तो दिमाग लगा रहे होगे ना, मुझे लगता है। नैरेटिव फॉर्म एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा कि एपिक
फॉर्म हमें मिल्टन की मिल रही थी, फिर हम ड्रामे पे पहुंच गए शेक्सपियर के, फिर नॉवल पे पहुंच गए डेफॉय और ऑस्टिन के, फिर सीरियल नॉवल पे पहुंच गए डिकेंस के, और फिर उसी से साइकोलॉजिकल नॉवल पे पहुंच गए वर्जीनिया वुल्फ और जॉयस पे। पोइटिक फॉर्म एवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो पेट्रार्कन सोनेट से शेक्सपियरियन सोनेट, और वहाँ से मेटाफिजिकल कॉन्सीट, देन कम्स टू हीरोइक कपलेट, टू रोमांटिक कोड, देन फ्री वर्स। ये सारी चीज़ें रोज़ बहुत ही डिटेल में समझाई पढ़ाई जा रही हैं। अगर आपको फोमो हो रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन द सीरीज़। और चिंता मत करो, थोड़ा थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा निकालो दिन में, चाहे 1 के 2 घंटे बैठ लो, बट अगर अभी भी डे 1 से स्टार्ट करोगे, यकीन मानो आप कर लोगे, क्योंकि करने वाला कर लेता है, बहाने देने वाला बहाने बनाता है, सीधी सी बात है। कन्फ्यूज़न ट्रैप। अब बताओ और क्या चाहिए एक पढ़ने वाले बच्चे को, तैयारी करने वाले बच्चे को और क्या चाहिए बताओ। कुछ चाहिए हो कमेंट डाउन कर दो, मैं दे दूँगी, मैं प्रोवाइड करा दूँगी आपको। अगर आपको लग रहा हो मैम ये भी कुछ दे दीजिए, ये भी कुछ दे दीजिए, पहली बात तो क्या है, मतलब मैं कह रही हूँ कि चीज़ जो मिल रही है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह रहो, चीज़ पे फीडबैक दो, अपनी बात कहो, अपनी बात रखो, अपनी बात पूछो। उससे क्या होगा कि मैं और बेहतर चीज़ें कर पाऊँगी। अभी तो मैं अपने दिमाग से कर रही हूँ कि अच्छा मैंने इतनी रिसर्च की, इतना ये किया, उससे मुझे लगता है कि इस टाइप से ये चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप से चीज़ें आपकी जो एक बहुत बड़ी सी दुनिया है जिसमें आप मंडराते रहते हैं, उसमें उतना ऐसा वर्ड टू वर्ड चीज़ें नहीं है जो आपको PYQ में तुरंत मिल जाए। तो मुझे ये जो गैप दिखा, जैसे हम रिसर्च एप्टीट्यूड में देखते हैं कि रिसर्च गैप कहाँ पे आ रहा है, जो मुझे गैप दिखा उसको कंप्लीट करने के लिए मैं ये स्टार्ट की हूँ, ये सब है ना। तो मुझे लगता है कि आप इसमें साथ ही रहेंगे और आपका भी भला होगा ही, फॉर श्योर होगा, क्योंकि आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं छोटे छोटे बिट्स में पढ़ाई जा रही हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको ये एडवाइस किया जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है कि आप इन चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपसे PYQ आसानी से होंगे। दूसरी बात ये है कि ईजिली कंफ्यूज्ड ऑथर्स और वर्क की लिस्ट मैंने एक साथ दे दी है, क्योंकि कभी कभी आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं ये तो इन्होंने लिखा होगा, ये तो इन्होंने लिखा होगा, है ना। जैसे कि शैली का जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है वो सिडनीज़ का डिफेंस ऑफ पोइजी नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग सेंचुरीज़ के वर्क हैं, लेकिन सेम टाइटल लॉजिक है, बस समझ रहे। ये इतनी जो बारीकियां हैं जो आपको समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, यही बारीकियां आपको आगे तक काम देंगी, आपको अलग बनाएंगी, अलग निकालेंगी, ठीक है। चलो दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि मैम ये 50 दिन के में आप सिलेबस ही कंप्लीट करा पाओगे क्या, नहीं बेटा। जैसे मैंने ब्रिटिश लिटरेचर इतनी बड़ी यूनिट, इतनी बड़ी चीज़ मैंने आपको अगर जिसमें पोइट्री भी, नॉवल भी, फिक्शन भी, है ना, प्रोज भी, सारी चीज़ें, सारे कीवर्ड्स, ऐसे सारी चीज़ें जो मैंने आपको 10 दिन में करा दी, तो आपको लगता है कि मैं 50 दिन तक केवल सिलेबस खींचूंगी, नहीं ना। नहीं तो क्या कराएंगे आप, हम कराएंगे रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन्स, PYQs, रियल PYQs पेपर जो हैं आपके आए हुए हैं वो PYQs कराएंगे। सारे मैराथन्स लेने वाले हैं, हम डिज़ाइन कर रहे हैं, डे वाइज होंगी, ऐसा नहीं है आप पे बहुत लोड आएगा। और उसके साथ रिवीजन है, थ्योरी भी है, पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर रिवीजन कराएंगे, फिर हम थिंस कराएंगे। और यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम से कुछ नहीं तो 25-30 दिन पहले ही तैयार होंगे। और फिर जो 25-30 दिन होंगे उसमें हम एक अलग बहुत ही सरप्राइज़ है, लेट्स नॉट रिवील इट, मैंने बहुत प्यार से डिज़ाइन किया है उसको। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी ये सीरीज़ सक्सेसफुल रही, सक्सेसफुल रहने का मतलब है कि अगर ये सीरीज़ मेरी जो 50 डेज सीरीज़ है वो अगर लेट्स से मतलब कहने को तो बड़ी बात कह देनी चाहिए, बहुत ऐसा लोग कहते हैं कि पता नहीं कब ऊपर वाला कह रहा होता था, तो जाकिर खान साहब ने जाकिर भाई जैसे कहते हैं, बट एटलीस्ट अगर मैं मान के चलूँ, अगर मेरी ये सीरीज़ लेट्स से अ रैंडम नंबर, ओके, लेट्स से अ रैंडम नंबर, अगर मेरी ये सीरीज़ जो मेरे को डेडिकेटेड स्टूडेंट इज़ लाइक, मैं एक लिस्ट बना रही हूँ जिसमें मैं ऐसा नोट करना चाह रही हूँ
तो तभी मैं बार बार एक्टिव पार्टिसिपेशन पे जोर देती हूँ, इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं एक लिस्ट बनाना चाहती हूँ जिसमें मेरे को रियल वो सीरियस एस्पिरेंट्स के नाम मिल पाएँ जो सीरियसली मेरी चीज़ फॉलो कर रहे हैं, समझ रहा। और फ़ायदा होगा, फ़ायदा फॉर श्योर होगा। तो इसीलिए एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह रहा करो, क्योंकि मैं हर चीज़ नोटिस करती हूँ। मेरा ऑब्जर्विंग पावर ये कहता है कि मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं एक लिस्ट बनाऊं और उन लोगों के नाम लिखूं जो सीरियसली कर रहे हैं। और मैं एक लिंक भी शेयर करूंगी, उससे मैं देखूंगी कितने लोग जुड़ते हैं, क्या होता है। तो अगर ये मेरी मास्टर सीरीज़ कुछ नहीं तो अगर let's not say 500, let's not say 1000, I want to say a random number that comes automatically टू माई माइंड। और अभी मेरे दिमाग में ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो हम इसी पे कंटिन्यू करते हैं। अभी बीच में मेरे पे दिमाग में आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक से आती हैं और वो अचानक से चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं इन कंपैरिजन टू प्री प्लान चीज़ें, ठीक। चलो, ईजिली कन्फ्यूज्ड ऑथर्स, जैसे मैंने बताया कि शैलीज का डिफेंस ऑफ पोइट्री। अब आपको लगेगा मैम आप इतनी बातें भी कर लेती हैं, तो मैम बातें नहीं कर रही हैं, मैम आपको काम भी बता रही है, क्योंकि आज हमारा ये रिलैक्स मोड वाला लेक्चर है जिसमें हम आपको पूरा एक वो होता है ना, जैसे बच्चे को फेयरवेल दे रहे हो तो सारी दिल की बात कहते रहो। तो अभी हमने साइकिल 1 कंप्लीट की है, तो 10 दिन का जो भी हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा रिलैक्सिंग वे में आपसे हम थोड़ा मिलना घुलना चाह रहे हैं, है ना। शैलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री इज नॉट एज लाइक द सिडनीज डिफेंस ऑफ पोइजी। ये अब आपके एग्ज़ाम में आपको फंसा सकता है, इसलिए आपको ये दिया गया है। जॉर्ज इलियट का मैरी एन इवेंस, जो फीमेल पेन नेम था, जो फीमेल थी और पेन नेम मेल का रखे हुए थी, ठीक है। मिडल मार्च जो है वो मिडल्टन नहीं है। इलियट ने जो लिखा है वो मिडल मार्च लिखा है, और मिडल्टन जो लिखा है वो जैकोबियन ड्रामेटिस्ट ने लिखा है। कॉलरिज रोड कुबला खान और क्रिस्टेबल नॉट वर्ड्सवर्थ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप इनकी कीमत जान पा रहे होंगे, वरना तो आपको लगेगा कि अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, आपको सारी चीज़ें लोड लगेंगी, है ना। तो आई डोंट वांट कि आपको लोड लगे, आप दिल लगा के पढ़ें जितना दिल लगा के मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो की डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सारी की डेट्स हैं जो आपको याद ही रखनी है और जो बार बार आई हुई हैं, मतलब बहुत बार आई हुई हैं। बस अभी क्या करो, एक स्टिकी नोट निकालो, ये सारा नोट करो और अपने दीवार पे चिपका लो, बस इतना करना है और आते जाते पढ़ते रहना, ठीक। अगली चीज़ अगर मैं कहूँ कि ड्रामा की जो क्रोनोलॉजिकल ट्रैप्स आते हैं, देख रहे हो बेटा कितना रिसर्च करके कितनी प्यारी चीज़ें लाती हूँ मैं आपके लिए। वेटिंग फॉर गॉडेट जो सेम्युअल बेकेट का है 1953 का, ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। वहीं लुक बैक इन एंगर 1956 का ऑसबर्न है। एंग्री यंग मूवमेंट का आप देख सकते हैं, एंग्री यंग मैन का। पिग्मेलियन 1930 का है सॉय। ये वो चीज़ें हैं जो आई हुई हैं, इसीलिए आपको बार बार अलग से दिखाई जा रही हैं, जो आपकी नज़र से फिरती रहे और आपको याद रहता रहे। व्यूदरिंग हाइट्स एमिली ब्रॉन्टे का है, ना कि चाइल्डलॉट का है, क्योंकि एमिली ब्रॉन्टे और एमिली चाइल्डलॉट अलग अलग हैं। आ गया समझ में। फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड थॉमस हार्डी का है, ये आपको याद रखने हैं। और सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी जेन ऑस्टन का है, ना कि विक्टोरियन का, ठीक। अगली बात अगर हम करें, सन्स एंड लवर D.H. लॉरेंस का है, जो मॉडर्निस्ट राइटर हैं। अगली बात जो करें, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट ये है कि आपको इनके आंसर, मैं 12 क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ और इन 12 क्वेश्चन में आपको इनके आंसर कमेंट डाउन करने हैं। और रियायत मैं आपसे इतना कह दे रही हूँ, रियायत जो मैं आपको दे रही हूँ वो इतना दे रही हूँ कि आई वॉन्ट क्या, मैं आपको एक लिमिट दे रही हूँ कि 12 में से कुछ नहीं, इसमें इजी भी है, मॉडरेट भी है, ट्रिकी भी है, सब कुछ है। मैं आपको एक एंड गोल दे रही हूँ कि 12 में से अगर आपके 10 ठीक हो रहे हैं तो अपनी पीठ थपथपा लेना और सोच लेना कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर 10 से कम है, मतलब अगर 8 तक भी है, तब भी सोच लेना कि हाँ चलो थोड़ी मेहनत कर लेंगे, चीज़ें कर लेंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, दिमाग खोल के रखेंगे, है ना। बट अगर 8 से कम हो रहे हैं तो बेटा पहली बात आपका फाउंडेशन बिगड़ा हुआ है, आपको फाउंडेशन सीरीज़ से कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पे टाइम है इतना, हम गैप लेके चल रहे हैं। तो आप के लिए अभी भी देर नहीं हुई है, आप फाउंडेशन सीरीज़ से स्टार्ट कर लो जो फ्री है, फिर मास्टर सीरीज़ पे आ जाओ और बेस क्लियर कर लो
जिनका बेस क्लियर है, फाउंडेशन क्लियर है, जो मैंने फाउंडेशन सीरीज़ कराई थी पेपर 1 और पेपर 2 की, ऐसे ही मास्टर सीरीज़ पेपर 1 और पेपर 2 की करा रही हूँ, तो इंग्लिश वाले बच्चों की तो चांदी चांदी है ना। तो जो पेपर 1 और पेपर 2 की है तो वो फाउंडेशन सीरीज़ कर लो, उसके बाद ये मास्टर सीरीज़ पे आ जाओ। जितना बच्चा इतना करा बैठा है, यकीन मानो उसके 12 में 12 सही होंगे, वो 10 पे अटकेगा ही नहीं, वो तो 12 का 12 कहेगा, ठीक। बट कोई बात नहीं, मैंने 10 एक आपको लिमिट दे दी है कि आप अगर पढ़ लिख रहे हैं, अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आपके 10 तो ठीक होने ही चाहिए। और अगर आप चलिए बिगिनर हैं या कैसे भी हैं, तो आपको एक थ्रेशहोल्ड दे रही हूँ मैं 8 का। आपको खुद अपने नंबर देने हैं, खुद नंबर क्या, मैं आपको नंबर दे दूँगी, मैं आपको रेट कर दूँगी। बस आपको क्या करना है, इसके आंसर कमेंट डाउन करने हैं, जिससे मुझे पता लग सके। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक सीरियस एस्पिरेंट्स की लिस्ट बना रही हूँ, तो मैं आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के बेसिस पे ही बना पाऊँगी, वरना मेरे को व्यूज़ में नाम लिखे तो नहीं आ रहा है कि अंजलि अरोड़ा ने देखा है। सॉरी अगर किसी का सिमिलर नाम आ जाए, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। इट्स जस्ट अ रैंडम नेम डेट केम आउट फ्रॉम माई डेट केम आउट इन माई माइंड, ठीक है। और इवन आई डोंट नो अंजलि अरोड़ा, है ना। तो लेट नॉट से सर नेम, लेट्स ओनली से द नेम। तो ओके, मुझे उन व्यूज़ वाले सेक्शन में तो दिख नहीं रहा है कि अंजलि ने देखा है या रीमा ने देखा है, सीमा ने देखा है, श्याम ने देखा है, घनश्याम ने देखा है ना, यह किसने देखा है। तो आपको क्या करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना है, जिससे मुझे चीज़ें पता लगती रहें कि व्हाट्स द थिंग। अगली चीज़ मैं अगर आपसे कहूँ, या आप क्वेश्चन देख लो, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, मेटाफिजिकल पोएट टर्म किसने कॉइन किया था, दूसरा क्वेश्चन कि रोमांस इसमें से कौन सा आउटपुट आपको देता है, शेक्सपियर का कौन सा वर्क काइंड ऑफ रोमांस है, टी.एस. इलियट का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है। आपको इनके आंसर कैसे करने हैं, आपको मालूम है ना, मालूम है ना। 3 ऐसे 1 2 3 ऐसे ABCD समझ गए। फोर्थ का वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड क्या डिफाइन कर रहा है। मिडिल मार्च जो है वो किसने लिखा है। एलिजाबेथन वर्क जो कंसीडर किया जाता है फर्स्ट क्रिटिकल ऐसे इन इंग्लिश लिटरेचर, वो कौन सा है। एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय टी.एस. इलियट इन विच ऐसे। 8th है हमारा, इन रोमांटिक थ्योरी कॉलराइज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन इन। प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन का मैंने एक फन शॉट भी डाला था, जिसमें मैं आपको चांद को महबूब वो सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, पिन कर दूँगी, आई बटन में डाल दूँगी, देख लेना, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। मेक इट न्यू किसका था, आज ही पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है। शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट इज सेट ऑन अ रिमोट आइलैंड, द कैरेक्टर कैलिवन इज बेस्ट इंटरप्रेटेड एज अ सिंबल ऑफ। देख रहे हो, बहुत मस्त लेवल कंटेंट है, आप बस पढ़ते जाओ। अरेंज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इसके साथ में अगर मैं बताऊं तो पेपर 1 की भी जो हम जो भी 10 दिन में किया है, वो भी मैं आपको कहूँगी कि आप कर लो। और पेपर 1 में भी मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए हैं, वो 5 क्वेश्चन एज अ चैलेंज दिए हैं कि अगर आपको वो आ रहे हैं तो आपको मतलब लेवल क्या क्या है वो बता रहा है, और वो भी मैं यहाँ आई बटन में लगा दूँगी, देख लेना। अगर मैं बात कहूँ अब क्या बचा है, अब क्या सरप्राइज़ बचा है, अब एक सरप्राइज़ और है। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, चलो देखते हैं। हम आ गए हैं फिर से एग्ज़ाम फोकस इनसाइडर स्ट्रेटेजी के साइकिल 1 पे। साइकिल 1 यानी कि डे 1 से डे 10 तक, जिसमें हम बता रहे हैं आपको हॉट टॉपिक क्या हैं, ट्रैप्स क्या हैं आपके लिए। तो ये क्या करना है, आपको वीडियो पॉज कर करके खुद से पढ़ना है, आप सारा समझ जाएंगे। ट्रैप्स पढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या आपको अपनानी है, पैटर्न आपका क्या आता है, वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई हैं। और क्विक रिविज़न बॉक्स है साइकिल 1 इन 90 सेकेंड्स। 90 सेकेंड्स में हम ये देख सकते हैं फ्लैश पॉइंट्स की एलिजाबेथन एज में क्या था, शेक्सपियर में क्या था, मेटाफिजिकल में क्या था, रोमांटिक में क्या था। तो ये आपको फटाफट से ऐसे लाइन में फटाफट पढ़ लेना है कि अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेंट रहोगे तभी तो चीज़ें होंगी। और जैसे कि मैंने आपको नंबर की बात कर रही थी, तो मेरे दिमाग में एक नंबर आ रहा है, दैट इज़ लेट मी थिंक,
पता नहीं कोई नंबर क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, बट लेट्स से रैंडम नंबर लाइक आई वांट टू से 240, ठीक, पता नहीं कहाँ से आया है बट आ गया है। चलो 240 इज़ द नंबर, और मतलब ये मिनिमम है, थ्रेशोल्ड है, ठीक है। किसके लिए है, जिन बच्चों ने मिस कर दिया, जानने वाले जानते हैं, नहीं जानने वाले नहीं जान पाएंगे अब, क्योंकि अब मैं पूरी बात तो रिपीट नहीं कर रही हूँ। 240 इज़ द नंबर आई हैव डिसाइडेड, और अब मैं ये नंबर कहीं पे लिख दूँ, देखना चाहूँगी कहाँ लिख रही हूँ मैं। सो दिस इज़ वेयर आई हैव रिटन 240, और अब आप समझ गए होंगे कि क्या है 240 नंबर। लेट्स कम टू द थिंग कि हमने ये आज सारी चीज़ें कर ली हैं, और ये सारी चीज़ें आपको समझ के रखनी है, और पेपर 1 में भी हमने ऐसे ही सिमिलर चीज़ें कराई हैं, बट पेपर 1 को हमने ऐसे 15 मिनट में ही समराइज़ कर दिया है, समझ रहे हो। बट पेपर 2 वालों को ज़्यादा थोड़ा समय देने की मेरा मन था, तो वो मैंने कर लिया। और अब हम डे 11 कल से ला रहे हैं, तैयार रहना, सी यू देयर इन द क्लास, एक्टिव रहना, आंसर करते रहना, जो जो पूछा है। मैंने आपको इतने सारे गिफ्ट दिए, मुझे भी रिटर्न गिफ्ट देना जो मैंने कहा है, और बस कंसिस्टेंट रहो, ध्यान से पढ़ते रहो, सारी चीज़ें रोज़ की रोज़ रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, जो मेन चीज़ें बस वो रिवाइज़ करते रहो, ठीक है। और जैसे यहाँ सिडनी का डिफेंस ऑफ पोइजी आ रहा है, तो अगर यहाँ बार बार लिखा है, या फेरी क्वीन बार बार लिखा है, तो थोड़ा सा ऐसे खुद से आदत डालो कि कहना ना पड़े मुझे, आप डिफेंस ऑफ पोइजी कुछ नहीं तो इसकी समरी तो जान रहे हो, फेरी क्वीन कुछ नहीं तो समरी तो जान रहे हो, समझे। ऐसे करना है, ऐसे करते रहोगे, चीज़ें होती जाएंगी। बाकी आप चाहें कितने भी कैसे भी चीज़ें कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम, वो भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी की बातें बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके बाय।